हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आपकी एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी पॉलिटिकल साइंस की सीरीज चल रही है, तो आज उसी सीरीज में हम चैप्टर 4 बुक 1 का चैप्टर 4 कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो आओ चलो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने बताया, इस चैप्टर का नाम है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो एक बार हम ये जान लेते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे मीनिंग ऑफ यूएन के, भैया यूएन का मतलब क्या है। उसके बाद हम क्या देखेंगे, इवोल्यूशन ऑफ यूएन के, कैसे कैसे यूएन बना। ठीक है। उसके बाद हम क्या देखेंगे कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूएन, क्या अचीव करना चाहता था ये, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूएन। उसके बाद हम क्या देखेंगे, रिफॉर्म्स ऑफ द यूएन। फिर हम देखेंगे कोल्ड वॉर के बाद यूएन में क्या चेंजेस आए, कोल्ड वॉर एंड चेंजेस इन यूएन। उसके बाद हम क्या देखेंगे, इंडियाज रिलेशन विद द यूएन, इंडिया एंड यूएन रिफॉर्म्स। तो आओ चलो इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि मीनिंग एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब होता है, उनकी क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है। एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट अ सुपर स्टेट, ये कोई सुपर स्टेट नहीं है जो बाकी कंट्रीज पे अपनी अथॉरिटी को एस्टैब्लिश करेगा, नहीं। क्योंकि ये कंट्रियों, जो कंट्री है उनकी चॉइस से बना है। ठीक है। तो ये कंट्रीज पे अपनी कोई अथॉरिटी एस्टैब्लिश नहीं कर सकता कि जो मैं बोलूँ वही करे, नहीं, वो कंट्री की चॉइस है। तो क्या कह रहे हैं, इट इज नॉट अ सुपर स्टेट। जैसे ईयू था, ईयू क्या, ऐसे ईयू कैसे बिहेव करता था, एज अ सुपर स्टेट के ईयू ने जो फॉरेन पॉलिसी सिक्योरिटी पॉलिसी बना दी वो बाकी उसके मेंबर स्टेट्स को फॉलो करनी पड़ेगी। बट यूएन इज नॉट लाइक दैट, विद अथॉरिटी ओवर इट्स मेंबर। यानी ऐसा नहीं है कि वो सुपर स्टेट है और उसकी अथॉरिटी है उसके मेंबर स्टेट्स पर, नहीं। वो मेंबर स्टेट्स की रजामंदी से बना है, उनकी इच्छा थी तो वो बना है। ठीक है। इट इज क्रिएटेड बाय द स्टेट, इट कम इनटू बीइंग व्हेन द स्टेट्स एग्री टू इट्स क्रिएशन। यानी जब वो एग्री हो गए कि यहाँ से बनाना चाहिए, तब वो एग्जिस्टेंस में आया। इट कैन हेल्प मेंबर स्टेट टू सोल्व देयर प्रॉब्लम पीसफुली, यानी शांतिपूर्वक चीज़ों को रिजोल्व करने का एक तरीका प्रोवाइड कराता है, एक मंच भी प्रोवाइड कराता है कि जहाँ पे कंट्रीज डिस्कशन कर सकते हैं कि भैया इस चीज़ को ऐसे नहीं, ऐसे सोल्व कर लेना चाहिए। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आर हेल्पफुल इन मैनी वेज, कैसे कैसे, कि देयर आर इशू दैट आर सो चैलेंजिंग दैट कैन ओनली बी डील्ड विद व्हेन एवरीवन वर्क टुगेदर। तो कैसे कुछ ऐसे भी चैलेंजेस हैं जिनको एक इंडिविजुअल कंट्री का भी सोल्व भी नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमें किस चीज़ की जरूरत है, उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है। तो कैसे हैं, सम डिजीजेस, मान लो कोरोना जैसे आया था, तो कोरोना कोई ना तो एक कंट्री को इम्पैक्ट कर रहा था और ना ही अकेले कोई एक कंट्री उससे फाइट भी कर सकती थी। तो सम डिजीजेस और इशू लाइक ग्लोबल वार्मिंग, जैसे ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है कि हमारा जो क्लाइमेट है, जो चेंज हो रहा है, हमारे पूरे ग्लोब का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो ना तो किसी एक कंट्री की वजह से हो रहा है और ना ही कोई एक कंट्री उसको रिड्यूस कर सकती है। जब तक सारी कंट्री एक साथ आके काम नहीं करेंगी तो हम ग्लोबल वार्मिंग से फाइट नहीं कर सकते। कैन ओनली बी इरेडिकेटेड इफ एवरीवन इन द वर्ल्ड कोऑपरेट करेंगे। और कोऑपरेशन के लिए कोई एक मंच तो चाहिए, कोई एक प्लेटफॉर्म तो चाहिए, तो वो कौन प्रोवाइड कराता है, वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस प्रोवाइड कराती है। एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कैन हेल्प प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज अबाउट हाउ टू कोऑपरेट। यानी ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है कि जैसे मान लो कि पोल्स के पास जो कंट्री रहती हैं वो डिफरेंट तरह के एनवायरमेंटल इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगी, जो इक्वेटर के पास रहती हैं वो अलग तरह की इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगी। और वो आपस में जब तक उस इन्फॉर्मेशन को शेयर नहीं करेंगे, तब तक हम कोई आइडिया, कोई सोल्यूशन कैसे प्रोड्यूस करें। तो वो ये कह रहा है कि द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कैन हेल्प प्रोड्यूस इन्फॉर्मेशन एंड आइडियाज अबाउट हाउ टू कोऑपरेट, कि कैसे एक दूसरे की सहायता करनी है। इट कैन प्रोवाइड मैकेनिज्म, रूल्स एंड ब्यूरोक्रेसी टू मेंबर कंट्रीज। ठीक है। उनको मैकेनिज्म दे सकता है कि आपको ऐसे ऐसी चीज़ों को चेंज करना है, रूल्स बना सकता है। और ब्यूरोक्रेसी मतलब कौन होती है, कि जो फाइनल इंप्लीमेंटेशन करने वाली अथॉरिटी होती है, उनको भी ट्रेनिंग स्किल प्रोवाइड करा सकता है। अब हम पढ़ते हैं इवोल्यूशन ऑफ यूएन। अभी तक तो हमने पढ़ा ना कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है और उनका क्या इंपॉर्टेंस है। अब पढ़ते हैं इवोल्यूशन ऑफ द यूएन। तो यूएन कब आता है एग्जिस्टेंस में, यूएन आता है एग्जिस्टेंस में जब जैसे ही सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाता है। तो यूनाइटेड नेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इट हेल्प कंट्रीज टू एनहांस कोऑपरेशन एंड मेक बेटर लिविंग कंडीशन फॉर ऑल। यानी क्या कह रहा है कि ये ऐसी सिचुएशन क्रिएट करता है जहाँ पे सारी कंट्री आपस में आगे कोऑपरेट करें और पूरे ग्लोब में, पूरे वर्ल्ड में एक बेटर लिविंग कंडीशन हम अपने सिटीजन्स को, अपने लोगों को प्रोवाइड करें। आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लीग ऑफ नेशन वाज बोर्न। यानी जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होता है 1940 से 1918 के बाद, तो लीग ऑफ नेशन बनाई जाती है। तो लीग ऑफ नेशन का मेन टारगेट क्या होता है, कि भैया इन फ्यूचर अगर कोई कंफ्लिक्ट जनरेट होता है कंट्री के बीच में, तो फाइट करने की जरूरत नहीं है, उसे पीसफुली कोऑपरेट करें। बट लीग ऑफ नेशन कब फेल हो जाता है, जैसे ही सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है। सेकंड वर्ल्ड वॉर कब होता है, 1939 से लेकर 1945 तक। ठीक है। आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लीग ऑफ नेशन वाज बोर्न टू डील विद द conflict विद इन द नेशंस। The League of Nations was founded on the 10th of January 1920, याद रखना, as a result of the Paris Peace Conference.
दैट एंडेड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जिससे क्या हुई, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई। द फर्स्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हुज मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू मेंटेन वर्ल्ड पीस, यानी कोई फाइट वाइट नहीं करनी है, कोई दिक्कत हो रहा है तो भाई बातचीत से सोल्व कर लो, गन उठाने की कोई जरूरत नहीं है। Despite its initial success, it could not prevent the second world war, यानी second world war को तो prevent कर ही नहीं पाई, वो second world war हो गया ना। The United Nation was founded as a successor to the League of Nations, यानी League of Nations का एक successor, इसका एक next step था। और ये कब बनती है, 1945 में, immediately after the second world war। जैसे second world war खत्म होती है, United Nation बनाई जाती है। It was set up through a signing of United Nations Charter, तो कितनी कंट्री ने चार्टर साइन किया था, 51 states on the 24th of October 1945 में साइन किया था। तो ये पूरी जो टाइमलाइन है, ये टाइमलाइन क्या है कि ये कैसे कैसे यूएन बना, तो इसमें हमें याद रखना है कि इंडिया ने कब ज्वाइन किया, तो इंडिया ज्वाइन करती है 30 अक्टूबर 1945 में इंडिया यूएन को ज्वाइन कर लेती है। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूएन एंड द मेंबर ऑफ द यूएन, ऑब्जेक्टिव क्या है कि इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट, क्योंकि मेन टारगेट तो वही है ना कि भैया वॉर नहीं होने देना, कन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं होने देना, पीसफुल वे में चीज़ों को डिसोल्व करना है। प्रिवेंट इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड फैसिलिटेट कोऑपरेशन अमंग द स्टेट, यानी कोऑपरेशन कराना स्टेट माने देशों के बीच में। इट हेल्प्स टू कर्ब द सिचुएशन ऑफ वॉर बिटवीन स्टेट, यानी वॉर नहीं होने देना, युद्ध नहीं होने देना। इट इज इंटेंडिंग टू ब्रिंग कंट्रीज टुगेदर, यानी सारी कंट्रीज एक साथ आए, टू इम्प्रूव द प्रोस्पेक्ट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर सामाजिक और आर्थिक विकास करना है तो उस मेन टारगेट क्या है कि सामाजिक आर्थिक विकास करना, तो सारी कंट्री एक साथ आके पॉलिसीज डेवलप करें। इट प्रोमोट रेस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट, डिग्निटी एंड फ्रीडम, तो इसका मेन टारगेट क्या है कि फ्रीडम प्रोवाइड करानी है, ह्यूमन डिग्निटी की रिस्पेक्ट करनी है, ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करना है। अब मेंबर्स कौन कौन से हैं यूएन के, द यूएन हैज द 193 मेंबर स्टेट विच इंक्लूडेड ऑलमोस्ट ऑल इंडिपेंडेंट स्टेट एंड वन वोट टू ईच इन द यूएन जनरल असेंबली, तो यानी 193 स्टेट्स को यूएन जनरल असेंबली में एक एक वोट्स मिली हुई है कि जब कोई रिजोल्यूशन पास होता है तो उस पर हर एक कंट्री वोट करती है। देयर आर 5 परमानेंट मेंबर, यानी एक बॉडी है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यानी इसकी बिल्कुल इंपॉर्टेंट बॉडी है, तो इसमें 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। देयर आर 5 परमानेंट मेंबर्स इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एंड दे आर कौन कौन से, यूएसए, ये नाम याद होना चाहिए, रशिया, यूके, फ्रांस एंड चाइना, तो ये 5 हैं, ये कंट्री याद होनी चाहिए, यूएसए, रशिया, यूके, फ्रांस एंड चाइना। These 5 members were chosen as a permanent member because they emerged powerful after the Second World War. द मोस्ट विजिबल पब्लिक फिगर ऑफ यूएन इज रिप्रेजेंटेटिव्स हेड, यानी कौन होता है इसका रिप्रेजेंटेटिव हेड, मेन हेड होता है इसका सेक्रेटरी जनरल। द प्रेजेंट एंड द नाइन्थ, ये याद रखना, नाइन्थ है, सेक्रेटरी जनरल कौन है, एंटोनियो ग्यूटेरेस, ठीक है, नाइन्थ है और ये सेक्रेटरी जनरल है। ही टूक ओवर एज द सेक्रेटरी जनरल ऑन द फर्स्ट जनवरी 2017 एंड ही वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पुर्तगाल एंड यूएन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज, ठीक है। अब देख रहे हैं कोल्ड वॉर के बाद यूएन में क्या क्या रिफॉर्म्स आए, रिफॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस ऑफ द यूएन, स्ट्रक्चर माने कैसे वो काम करेगा, प्रोसेस माने कैसे चीजों से डील कर रहा है। द यूएन जनरल असेंबली अडॉप्टेड अ रिजोल्यूशन इन 1992 विच कंसीडर 3 मेन कंप्लेंट्स, तो जो नई कंट्रीज थी वो कोल्ड वॉर के बाद क्या कह रही है कि भैया जो यूनाइटेड नेशन है वो आज की रियलिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, तो हमें यूएन में रिफॉर्म लेके आने पड़ेंगे। द कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल रियलिटीज वर नो लॉन्गर रिप्रेजेंटेड बाय द सिक्योरिटी काउंसिल, तो नए जो स्टेट्स हैं, नई जो कंट्रीज हैं वो डिमांड करेंगे भैया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में बाकी मेंबर्स का भी इंक्लूजन होना चाहिए, वो जो 5 कंट्रीज हैं वो प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन इस ग्लोब का नहीं कर रही हैं। ओनली वेस्टर्न वैल्यूज एंड इंटरेस्ट आर रिफ्लेक्टेड, ये कह रहे हैं कि कुछ ही देशों की, चुनिंदा देशों की वैल्यूज आ रही हैं वहाँ पे, बाकी जो पुअर कंट्रीज हैं या जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनकी तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। इन इट्स डिसीजन एंड डोमिनेटेड बाय फ्यू पावर्स, यानी कुछ पावर, कुछ कंट्रीज ने पावर कैप्चर की हुई है। देयर वॉज नो इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन, यानी कोई इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे नहीं है। ऑन 1 जनवरी 1997 द यूएन सेक्रेटरी जनरल कोफी एनन ने, ये नाम याद होना चाहिए, कोफी एनन इनिशिएटेड एन इंक्वायरी इनटू हाउ यूएन शुड बी रिफॉर्म, तो कोफी एनन क्या करते हैं कि वो ये कहते हैं कि चलो देखते हैं कि यूएन में हम कैसे चीज़ों को रिफॉर्म कर सकते हैं। सिंस देन द क्राइटेरिया, तो वो क्राइटेरिया देते हैं कि अगर किसी को परमानेंट मेंबर बनाना है तो उसके लिए उस कंट्री को कुछ क्राइटेरिया फुलफिल करने चाहिए। द क्राइटेरिया फॉर इंक्लूजन ऑफ न्यू परमानेंट एंड नॉन परमानेंट मेंबर्स हैव बीन प्रपोज, तो क्या है वो, फर्स्ट इट शुड बी अ मेजर इकोनॉमिक पावर एंड मिलिट्री पावर, यानी वो कंट्री ऐसी होनी चाहिए जो इकोनॉमिकली बहुत रिच हो और उसकी मिलिट्री पावर बहुत स्ट्रॉन्ग हो। अगला क्या है, अ सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन टू द यूएन बजट, जो यूएन का बजट होता है उसमें भी वो कुछ कंट्रीब्यूशन करे। ये ना हो कि यूएन को पैसा वैसा देने रही और बोल रही है कि मैं तो यूएन की सबसे स्ट्रॉन्ग बॉडी का एक परमानेंट मेंबर बनूंगा, नॉन परमानेंट मेंबर बनूंगा, नहीं। अगर आप कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो ही आप उसके मेंबर बनेंगे। थर्ड क्या है, अ बिग नेशन इन टर्म्स ऑफ इट्स पॉपुलेशन, यानी एक ऐसा देश होना चाहिए जो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन को, एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता हो।
दैट रेस्पेक्ट डेमोक्रेसी, जो डेमोक्रेसी लोकतंत्र और ह्यूमन राइट्स की रेस्पेक्ट करता हो। नेक्स्ट क्या है, अ कंट्री दैट वुड मेक द काउंसिल मोर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द वर्ल्ड्स डाइवर्सिटी, यानी वो एक ऐसी कंट्री हो जो पूरे वर्ल्ड की डाइवर्सिटी में, या भाषाई डाइवर्सिटी हो सकती है, रिलीजियस डाइवर्सिटी हो सकती है, उस डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करे। तो डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफी, इकोनॉमिक सिस्टम एंड कल्चर, यानी ज्योग्राफी की भी डाइवर्सिटी हो सकती है, यानी ऐसा भी एरिया है कि वहाँ पे माउंटेन्स है, ऐसा भी एरिया है कि वहाँ पे रेगिस्तान भी है, ऐसा एरिया भी है कि वहाँ पे प्लेन्स है, तो उसे बोलते हैं ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी। इकोनॉमिक एंड कल्चरल डाइवर्सिटी, कल्चरल डाइवर्सिटी क्या होती है कि अलग अलग कल्चर को मानने वाले लोग एक ही कंट्री में रहते हैं। तो नेक्स्ट क्या है कि पहला तो क्या हुआ था कि पहली डिमांड उठी कि उसके स्ट्रक्चर और प्रोसेस में चेंज होना चाहिए। अगला बोल रहे हैं कि उसका ज्यूरिसडिक्शन, यानी कहाँ कहाँ पे यूएन एक्शन ले सकता है, उसका क्षेत्राधिकार कितना है, उसमें भी चेंज होने चाहिए। तो इन सितंबर 2005 मीटिंग द लीडर्स डिसाइडेड दैट सम स्टेप शुड बी टेकन टू मेक द यूएन मोर रिलेवेंट इन चेंजिंग वर्ल्ड, की दुनिया अब चेंज हो रही है, तो अगर दुनिया चेंज हो रही है तो हमें यूएन की फंक्शनिंग को भी चेंज करना पड़ेगा जिससे वो रिलेवेंट रहे। फॉलोइंग रिकमेंडेशन वर मेड, कुछ सलाह दी गई, क्या थी सबसे पहले कि क्रिएशन ऑफ पीस बिल्डिंग कमीशन, यानी अगर किसी देशों के बीच में फाइट हो रही है तो एक कमीशन बने जो उस फाइट को रिजोल्व करने में काम करे, तो उसका कमीशन का नाम रख दो पीस बिल्डिंग कमीशन। अगला क्या है, एक्सेप्टेंस ऑफ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी इन केस ऑफ फेलियर ऑफ नेशनल गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट देयर ओन सिटीजन फ्रॉम द एट्रोसिटीज, यानी मान लो कोई देश ऐसा होगा कि वहाँ की गवर्नमेंट ही अपने लोगों को मारने लगी है, मारने लगी इन द सेंस कि मान लो कोई लोग गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ बोल रहे हैं तो गवर्नमेंट ने उन्हें गोली मार दी, फांसी पे लटका दी, तो यूएन कह रहे हैं नहीं, हमें रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी एज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कि हम उस कंट्री की सरकार को रोकें और वहाँ के लोगों को की जो ह्यूमन राइट्स है, जो उनकी लाइफ है, उनको प्रोटेक्ट करें। अगला क्या कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स काउंसिल, और ये कब से ऑपरेशनल है, ऑपरेशनल सिंस द 19 जून ऑफ 2006 ये बन गई। ये कह रहे हैं एग्रीमेंट ऑन द अचीवमेंट ऑफ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल एमडीजीज, ये गोल क्या है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को प्रमोट करते हैं कि इन गोल्स को तो अचीव करना ही है, और इन गोल्स को अचीव करके हम क्या करते हैं कि आज की जनरेशन की तो नीड पूरी करेंगे करेंगे, बट फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज को रिजर्व करके रखेंगे, बचा के रखेंगे। अगला क्या है, कंडेमिनेशन ऑफ टेररिज्म इन ऑल इट्स फॉर्म एंड मैनिफेस्टेशन, यानी टेररिज्म के अगेंस्ट हार्श एक्शन लेना है। टू क्रिएट डेमोक्रेसी फंड, डेमोक्रेसी फंड क्या करेगा कि जिस देश में डेमोक्रेसी नहीं है वहाँ पे अगर हमें डेमोक्रेसी लेके जानी है, लोकतंत्र लेके जाना है, तो इस फंड से हम उस पैसे का इस्तेमाल करेंगे और उस देश में लोकतंत्र को स्थापित करेंगे। अगला क्या है, एन एग्रीमेंट टू वाइंड अप द ट्रस्टीशिप काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल तो वाइंड अप हो गई थी पहले ही। तो ट्रस्टीशिप काउंसिल क्या थी कि किसी भी एक, जैसे आइलैंड कंट्रीज है कि उन पर अगर कोई रूल करेगा तो कोई एक इंडिविजुअल रूल नहीं करेंगे, ट्रस्टीशिप काउंसिल है वो उस पर रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएगी। अगला पॉइंट क्या है, इंडिया एंड द यूनिफॉर्म, भैया इंडिया कहते हैं कि हमें तो परमानेंट मेंबर बनाओ, क्योंकि हम तो जो कोफी अनन ने जो क्राइटेरिया दिए थे ये वाले 4 क्राइटेरियाज दिए थे, 4 क्राइटेरिया दिए थे, हम तो उनको फुलफिल करते हैं, तो इंडिया हमेशा डिमांड करती है ये सब चीज़ें। तो क्या है कि ऑन सेवरल ग्राउंड इंडिया हैज सपोर्टेड द रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द यूएन, इट बिलीव दैट स्ट्रेंथेंड एंड रिविटलाइज्ड, रिवाइटलाइज मतलब क्या होती है कि उसे पुनर्जीवित पावर दे देना, उसकी स्ट्रक्चर को चेंज करना, रिवाइटलाइज्ड यूएन इज डिजायरेबल इन चेंजिंग द वर्ल्ड। India also supports an enhanced role of the UN in promoting development and cooperation among the states, यानी वो बोल रहे हैं कि भैया डेवलपिंग नेशंस के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। इंडिया बिलीव दैट डेवलपमेंट शुड बी सेंट्रल टू द यूएन एजेंडा, यानी यूएन का अगर कोई मेन मोटिव होना चाहिए तो वो क्या होना चाहिए, डेवलपमेंट, एंड इट इज़ अ वाइटल प्री कंडीशन फॉर मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। अगर आपको पूरे विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखनी है तो आपको डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, जब लोगों के पास काम होगा तभी वो उल्टे सीधे काम नहीं करेंगे और अपने आप ही फिर पीस एंड सिक्योरिटी एस्टेब्लिश हो जाएगी। अगला क्या है, द मेंबरशिप ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इज एक्सपेंडेड फ्रॉम 11 टू 15, 15 हो गई ना, 10 नॉन परमानेंट एंड 5 परमानेंट इन 1965 विदाउट एनी चेंज इन द नंबर ऑफ परमानेंट मेंबर्स। ये कह रहे हैं कि भैया आपने यूएन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप 11 से 15 तो कर दी, पर उसमें आपने सिर्फ नॉन परमानेंट मेंबर्स इंक्रीज किए, परमानेंट मेंबर तो आज भी 5 ही है, और मेन पावर किसके पास होती है, परमानेंट मेंबर्स के पास होती है। और नॉन परमानेंट मेंबर्स का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 2 ईयर्स, एवरी 2 ईयर्स वो चेंज होते रहते हैं, ठीक है, ये याद रखना, ये एमसीक्यू में भी कवर होगा। The fact is that majority of the UN General Assembly more members are of developing country, यानी UN General Assembly में सबसे ज्यादा अगर कोई कंट्रीज है तो कौन सी डेवलपिंग कंट्रीज, बट उसके सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनाइजेशन को यूएनएससी को कौन लीड करता है, डेवलप्ड कंट्रीज। Therefore, India argues that they should have also a role. They should also have a role in shaping the decision in Security Council. यानी डेवलपिंग कंट्रीज को भी मौका मिलना चाहिए। इंडिया कंप्राइज ऑलमोस्ट 1/5 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, यानी जो कोफी अनन वाला क्राइटेरिया था उसको तो फुलफिल कर रहे हैं कि वर्ल्ड की 1/5 पॉपुलेशन इंडिया रिप्रेजेंट करती है, एंड इज द सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड।
मोर ओवर इंडिया इज ऑल्सो द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी वाले क्राइटेरिया को भी फुलफिल कर रही है। द रोल ऑफ द इंडिया इन यूएन पीस कीपिंग एफर्ट्स इज लॉन्ग एंड सब्सटेंशियल वन, यानी यूएन पीस कीपिंग फोर्सेज में भी इंडिया बहुत कंट्रीब्यूशन करती है, अपनी डिफेंस फोर्सेज को भेजती है। द इकोनॉमिक इमरजेंस ऑफ इंडिया ऑन द वर्ल्ड स्टेज इज अनदर फैक्टर दैट परहैप्स जस्टिफाई इंडियाज क्लेम टू द परमानेंट सीट इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो कह रहे हैं कि इंडिया एक इकोनॉमिक पावर हाउस बन के भी धीरे धीरे उभर रहा है, तो भैया इंडिया को तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट मिलनी ही चाहिए। इंडिया हैज ऑल्सो मेड अ रेगुलर फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन टू द यूएन एंड नेवर फेल्ड ऑन इट्स पेमेंट, यानी वो यूनाइटेड नेशन के बजट में भी कंट्रीब्यूशन करता है और अपने पेमेंट में कभी फेल नहीं होता। तो ये क्राइटेरिया कोफी अनन के जो जो क्राइटेरिया दिए थे उनमें इंडिया बिल्कुल टिक 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 चारों पे टिक है, पर मिल नहीं रही है किसी, बाकी कोशिश तो चली रही है। आप क्या कह रहे हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ द यूएन इन द यूनिपोलर वर्ल्ड। अब यूनिपोलर वर्ल्ड कैसे कि जब यूएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया तो खाली यूएसए ही बचा पावर हाउस, और यूएसए ही सिंगल कंट्री है जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करती है यूनाइटेड नेशन में, और यूनाइटेड नेशंस की बॉडीज के जितने भी हेडक्वार्टर्स हैं मैक्सिमम वो कहाँ पे हैं, यूएसए में। तो ये कह रहे हैं कि क्या यूनिपोलर वर्ल्ड में सिग्निफिकेंस यूएन की अब भी वैसी ही है, या ये यूएसए के अंडर चीज़ों को चेंज कर रहा है। Influence of the United States of America is very powerful and widespread. This can be understood with the help of the following points. क्या है first? Many countries believe that the reform and the restructuring of the UN could help the UN to cope up with the unipolar world in which US was the most powerful country. कह रहे हैं कि अगर हम आज की कंडीशन के हिसाब से यूएन में चेंज करेंगे तो वो यूएन को और स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराएगी कि वो इस यूनिपोलर वर्ल्ड में अपने आप को रिलायबल बनाए रखे, सिग्निफिकेंट बनाए रखे। द इन्फ्लुएंस ऑफ द यूएन इज कंसिडरेबल विद इन द यूएन। हाँ भाई यूएस की तो बहुत सिग्निफिकेंस है। द यूएस हैज अनमैच्ड फाइनेंशियल पावर, बहुत पैसा है उनके पास। द फैक्ट दैट यूएन इज फिजिकली लोकेटेड विद इन द यूएस टेरिटरी, मैक्सिमम हेडक्वार्टर यूएस में ही है, गिविंग द वॉशिंगटन एडिशनल सोर्सेज ऑफ इन्फ्लुएंस। जब कोई किसी का हेडक्वार्टर ही आपके देश में है तो आपकी इन्फ्लुएंस तो उस पर होगी ना। अगला क्या है, द पावर ऑफ द यूएस एंड इट्स वीटो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो इंश्योर दैट वॉशिंगटन हैज कंसीडरेबल डिग्री ऑफ से इन द चॉइसेस ऑफ सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूएन, यानी सेक्रेटरी जनरल कौन होता है, यूएन का मेन हेड, और उसमें सबसे ज्यादा से किसका रहता है, यूएसए का। द यूएसए कैन द यूएसए कैन एंड डज यूज दिस पावर टू स्प्लिट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी वो इस पावर को यूज करता है बाकी दुनिया को डिवाइड करने के लिए, उनके ओपिनियंस को डिवाइड करने के लिए, टू रिड्यूस द अपोजिशन टू इट्स पॉलिसी। देयरफॉर द यूएन इज नॉट अ ग्रेट बैलेंस टू द यूएस। नेवरदलेस, फिर भी ये सब होने के बावजूद भी, इन अ यूनिपोलर वर्ल्ड इन विच द यूएस डोमिनेट, द यूएन कैन एंड हैज सर्व टू ब्रिंग द यूएस एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इनटू द डिस्कशन ओवर द वेरियस इशूज, वो लेके आता है। तो यहाँ पे कुछ ये बॉडीज याद रखनी है, बाकी इनकी जो इंपॉर्टेंट वो होगी वो हम जब क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। तो प्रिंसिपल ऑर्गन याद रखने, कौन कौन से प्रिंसिपल ऑर्गन है, ट्रस्टीशिप काउंसिल तो हट गई है, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल जिसे हम यूएनएससी बोलते हैं, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, सेक्रेटेरिएट है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, एंड ट्रस्टीशिप काउंसिल है, और की एजेंसी क्या है, यूनेस्को, यूनिसेफ, डब्ल्यूएचओ एंड आईएलओ। ठीक है, तो एक बार ये याद रखना, जब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे तो इनको डिटेल में कवर करेंगे। छोटा सा चैप्टर था, ये कवर हो गया। आप इसके नोट्स डिस्क्रिप्शन में लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और इसको एक बार रिवाइज कर सकते हैं। जब हम इसके क्वेश्चन आंसर को, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे और आपने इसका रिवीजन करा होगा तो उनको याद करने में, रिवाइज करने में हमें काफ़ी आसानी होगी। ओके, थैंक यू।